हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सॉल्यूशन बाय एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में। अगर दोस्तों आपको कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि उनको आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों आज मैं बताऊंगा एलएलबी सेकंड सेमेस्टर का कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में है, तो उसमें आपको बताऊंगा अभिकरण एजेंसी क्या है और उसमें एजेंट क्या होते हैं उनके बारे में। दोस्तों अभिकरण और अभिकर्ता सब लैटिन भाषा के एजेंटिंग शब्द से लिए गए हैं, जिसका अर्थ होता है एक्टर और डोर। जबकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है। और अभिकरण की आवश्यकता क्या होते हैं इसके एजेंसी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। दोस्तों इसमें पहला जो तत्व होता है वो अभिकरण के लिए दो व्यक्तियों के मध्य संबंध का वर्तमान रहना आवश्यक है। दूसरा है मालिक अपने सहमति दे, दूसरा व्यक्ति उसका प्रतिनिधित्व करे। जो तीसरा होता है दूसरा व्यक्ति भी ऐसा करने के लिए दूसरा व्यक्ति भी अपनी सहमति देता है। और उसके बाद होता है मान अभिकरण के मुख्य तत्व। मालिक संविदा करने के लिए सक्षम होना चाहिए पहले, और ये धारा 183 में कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता हो सकता है। धारा 184 में अभिकरण की स्थापना की प्रतिफल आवश्यक नहीं है। ये धारा 185 में। अभिकर्ता क्या होता है दोस्तों वो बताऊंगा। अभिकर्ता एजेंट। अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई कार्य करने या तीसरे व्यक्ति से प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है। उसके बाद और अभिकर्ता की अर्हता क्या होती है उसमें। समान नियम के अनुसार अभिकर्ता का कार्य स्वामी का कार्य माना जाता है। अभिकरण की स्थापना में अभिकर्ता का एक साधन मात्र है, अतः वह व्यक्ति जो स्वयं संविदा के लिए सक्षम नहीं है दूसरों के लिए संविदा कर सकता है। इस धारा के अनुसार मालिक तथा अन्य व्यक्ति के मध्य संबंध स्थापित कराने के लिए कोई भी व्यक्ति अवश्य भी अभिकर्ता हो सकता है। ऐसे अभिकर्ता को उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है। दोस्तों अभिकर्ता में है वो अवश्य भी अभिकर्ता का रूप ले सकता है और उसका तो उत्तरदायित्व उसके मालिक का होता है। अतः स्वामी अपने जोखिम पर अवश्य विकृत व्यक्ति को अभिकर्ता नियुक्त करता है। जो अवश्य अभिकर्ता होता है तो मालिक वो अपने उत्तरदायित्व में नियुक्त करता है, जो स्वामी को अपने कर्तव्यों के लिए तीसरे व्यक्ति के प्रति उत्तरदायित्व बना सकता है। अर्थात वह उस अवश्य अभिकर्ता के कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व इसलिए होता है कि इस प्रकार का प्रयोजन उसकी ही पसंद पर किया गया है। जस्टिस मुखर्जी व बैनेट ने इनजी एल डिसोजा के बारे में विचार व्यक्त किया है कि यदि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी द्वारा निर्धारित कि अवश्य पुत्र को आयकर की सूचना दी गई तो पोस्ट ऑफिस के नियम के अंतर्गत उचित तामील मानी गई है। इस प्रकार पोस्टल नोटिस की डिलीवरी स्वीकार करने की अवस्था में पुत्र पिता का अभिकर्ता माना जाता है। अगर दोस्तों जैसे आपके घर में कोई पत्र आता है तो आपके जैसे पिता के नाम होता है तो उसका पुत्र रिसीव करता है तो वो अभिकर्ता के रूप में प्राप्त करता है। उसके बाद दोस्तों है अभिकर्ता और बनाम नौकर। अभिकर्ता और नौकर का होता है एजेंट वर्सेस सर्वेंट। अभिकर्ता अपने स्वामी का अन्य व्यक्ति से संबंध स्थापित करने का एक माध्यम है या अपने स्वामी का प्रतिनिधित्व करते हुए दूसरे व्यक्ति से संविदात्मक संबंध स्थापित रखता है। नौकर साधारण घरेलू कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता है। उसके बाद दोस्तों है अभिकर्ता बनाम स्वतंत्र ठेकेदार। तो एजेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। स्वतंत्र ठेकेदार क्या होता है। स्वतंत्र ठेकेदार वह व्यक्ति है जो किसी विशिष्ट कार्य या परिणाम उत्पन्न करने की जिम्मेदारी लेता है और मालिक के नियंत्रण से स्वतंत्र ढंग से कार्य करता है। इसमें अभिकर्ता मालिक या उसके अधिकृत व्यक्ति या आचरण द्वारा नियुक्त किया जाता है। स्वतंत्र ठेकेदार भी मालिक द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो अभिकर्ता होता है वो अभिकरण की शर्तों के अनुसार मालिक के नियंत्रण में काम करता है, किंतु स्वतंत्र ठेकेदार मालिक के नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। अभिकर्ता को मालिक के समय पर निर्देश दे सकता है कि कार्य किस प्रकार किया जाता है। ठेकेदार स्वतंत्र रूप से अपने ढंग से अपना कार्य करता है, मालिक केवल परिणाम से मतलब होता है। अभिकर्ता की दुष्कृतियों के लिए मालिक उत्तरदायी होता है
बशर्ते कि वह कार्य अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किया गया हो, किंतु ठेकेदार के कार्यों के लिए मालिक उत्तरदायित्व नहीं होता। अभिकर्ता अभिकरण की प्रकृति रूढ़ या अधिकृत होने पर अपनी शक्ति का प्रयोजन कर सकता है। ठेकेदार अपनी जिम्मेदारी पर हुए कार्यों को करने के लिए अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है। जो अभिकर्ता होता है वो पारिश्रमिक के रूप में कमीशन लेता है, लेकिन ठेकेदार मालिक व ठेकेदार के मध्य तय की गई निश्चित राशि धनराशि प्राप्त कर सकता है। उसके बाद दोस्तों है अभिकर्ता बनाम न्यासी, एजेंट वर्सेस ट्रस्टी। ये क्या होता है? जो न्यासी या ट्रस्टी वह व्यक्ति होता है जो दूसरे की संपत्ति को अपने व्यक्तियों के हितार्थ अथवा कानून द्वारा अनुमति दिए गए न्यास के उद्देश्य ट्रस्ट के उद्देश्य पूर्ति के लिए धारित करता है, जो पूर्ति के लिए धारित करता है। अभिकर्ता अभिकरण की विषय वस्तु का है अपने मालिक के प्रति प्रतिनिधि मात्र होता है। जो अभिकर्ता वो मात्र प्रतिनिधि होता है, लेकिन जो ट्रस्टी होता है वो संपत्ति का विधिक स्वामी होता है। अभिकर्ता का संबंध संपत्ति से नहीं होता, उसका कुछ भी कार्य हो सकता है, लेकिन ट्रस्टी का जो होता है वो विषय वस्तु सदैव संपदा की होती है, जो धनराशि चल या अचल संपत्ति के रूप में हो सकती है। अभिकर्ता अपने नाम से ना तो वाद प्रस्तुत कर सकता है, ना उसके विरुद्ध वाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके खिलाफ कोई भी वाद या मुकदमा नहीं किया जा सकता है, उसके मालिक के खिलाफ किया जाता है। और जो ट्रस्टी होता है अपने नाम से वाद प्रस्तुत कर सकता है तथा उसके विरुद्ध वाद भी लाया जा सकता है, अर्थात वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व होता है। अभिकरण मृत्यु या दोनों पक्षकारों में से किसी एक की इच्छा पर समाप्त हो सकता है, किंतु न्यास में ऐसा नहीं होता। उसके बाद दोस्तों है पत्नी अभिकर्ता के रूप में, वाइफ एज ए एजेंट। पति पत्नी के मध्य स्थापित होने वाले अभिकरण के संबंध में है कि अभिकरण की उत्पत्ति होती है वो पति के अभिव्यक्त व विवक्षित सहमति से होती है। इसी प्रकार पति पत्नी के संबंध से जब पत्नी ने उसके कार्यों के प्रति अपनी सहमति प्रदान कर दी हो या उसे अधिकृत किया हो तो पत्नी अभिकर्ता की हैसियत प्राप्त कर सकती है। इसके लिए निम्न तत्वों का होना आवश्यक होता है। जब पति व पत्नी साथ रह रहे हों तो पत्नी को अभिकर्ता के रूप में पति के नाम पर घरेलू सामान खरीदने का पूर्ण अधिकार है। यदि पति के दोष के कारण पत्नी उससे अलग निवास करती हो तो भी अभिकर्ता के रूप में आवश्यक वस्तु खरीद सकती है। अगर पति का दोष है तो वो अभिकर्ता का रूप ले सकती है, लेकिन यदि पत्नी अपने दोष के कारण अलग निवास करती है, अगर पत्नी अपनी गलती के कारण अलग निवास करती है तो किसी भी परिस्थिति में वो अभिकर्ता नहीं बन सकती। पति व पत्नी के साथ घरेलू स्थान पर रहना आवश्यक है। यह आवश्यक होता है कि अपने साथ में पति पत्नी साथ में रहे। पत्नी घरेलू वस्तु को खरीद करने का अधिकार रखती है। कौन सी वस्तुएं आवश्यकताओं के अंतर्गत आती है, इसका निर्धारण पति के रहन सहन जीवन स्तर के आधार पर किया जाता है। वस्तु को उधार देने वाले व्यक्ति को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि दी गई वस्तुएं आवश्यक थीं या नहीं, अन्यथा पति भुगतान के लिए उत्तरदायित्व नहीं होता। जब पति पत्नी का भरण पोषण मेंटेनेंस नहीं करता है, जिसे करने के लिए वह बाध्य है या उसे आवश्यकताएं हैं या उनके प्राप्त करने के साथ उपलब्ध नहीं करता, तो पत्नी ऐसी आवश्यकताओं के लिए पति की साख क्रेडिट गिरवी रख सकती है, जिसको देने के लिए पति बाध्य होगा। यदि पति उसके जीवन स्तर के अनुकूल आवश्यकताएं प्रदान करता है तो पत्नी पति के साख को गिरवी नहीं रख सकती। दोस्तों, जैसे अनुकूल आवश्यकताएं का मतलब है कि जैसे जो घरेलू सामान है तो उसके लिए पति दे सकता है, बाकी जो अलग से सामान है, गहने ज्वेलरी, जिसकी आवश्यकता नहीं है तो वो पत्नी की साख को गिरवी नहीं रख सकती। मतलब ये सब सामान खरीदती है तो पति की साख को गिरवी नहीं रख सकती। जब पति पत्नी की आवश्यकताओं के लिए नगद धनराशि देता है, अगर पति नगद धनराशि देता है पत्नी को तो पत्नी द्वारा उधार ली गई वस्तु का मूल्य देने के लिए पति बाध्य नहीं होगा। ये हो सकता है कि दुकानदार को इस बात का ज्ञान ना रहा हो इसलिए उधार दिया हो, लेकिन इसके बावजूद ही पत्नी अभिकर्ता के रूप में नहीं मानी जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो था अभिकरण एजेंट के बारे में।
और अगले वीडियो में बताऊंगा काइंड्स ऑफ एजेंट, अभिकर्ता के प्रकार और उसके आगे बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।